बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम मुकाबिल में तमाम देखने वालों को हम खुशामदीद कहेंगे। पाकिस्तान की सियासत के ऊपर बात करेंगे। हुकूमत हो या फिर अपोजिशन, दोनों तरफ से बहुत बड़े बड़े दावे किए जा रहे हैं और बज़ाहिर ऐसा लग रहा है कि पाकिस्तान की सियासत में चलने वाले ये सियासी खेल निहायत अहम मरहले में, शायद आखिरी मरहले में दाखिल हो गया। नताइज इसके क्या बरामद हो गए, इसका तजिया हारून साहब से लेंगे। मगर इसके साथ साथ आज का दिन बड़ा ही अहम था। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में आर्टिकल 63A की तशरीह के हवाले से आज निहायत अहम समाअत हुई। निहायत अहम समाअत थी जिसमें कुछ अहम सवालात उभरे, उनका भी हारून साहब से हम तजिया लेंगे। हारून साहब, सबसे पहले तो ये बताइए कि खबर क्या है? खबर ये है कि मफाहमत की कोशिशें जारी हैं, अगरचे न समरखेज नहीं हो रही। चीन और एक बिरादर इस्लामी मुल्क दोनों कोशिश कर रहे हैं। चीनी वजीर खारजा ने तो बयान भी दिया, जो चीन की सफारतकारी की तारीख में एक नादर वाक़या है कि वो आमतौर पर दूसरे मुल्कों के मामलात में मुदाखलत नहीं करते और एलानिया बात तो बिल्कुल करते ही नहीं हैं। उनकी शरीयत के, उनकी सफारती शरीयत में ये कुफ्र के मुतरादिफ है। लेकिन उन्होंने कहा है कि मुल्की मफाद में और दाखिली अमन के लिए और तरक्की के लिए इत्तेहाद होना चाहिए। यानी इशारा इसी तरफ है कि कोई मफाहमत अगर मुमकिन है अपने तौर पर कर सकते हैं तो वो करें। जाहिर है को मशवरा भी दे, मशवरा ही देते हैं। वो अमरीकियों की तरह दबाव तो नहीं डालते हैं, ना किसी फरीक की मदद करते हैं। सही। और सभी से अच्छे ताल्लुकात चाहते हैं वो। इसी तरह एक और बिरादर इस्लामी मुल्क कर रहा है, उसकी तफसील मालूम नहीं हो सकी है। अच्छा, इस्टेब्लिशमेंट में भी मुख्तलिफ फार्मूले ज़ेर बहस हैं और कुछ तजावीज़ दी गई हैं और बाद का खान साहब ने जवाब दिया है, बाद का नहीं दिया। उसका 27 मार्च के जलसे में वो जवाब देंगे। अच्छा। और जो इस्लामाबाद आज मैंने गैदर किया है यहाँ से मुख्तलिफ जगहों पे फ़ोन करके, इस्लामाबाद का जलसा बहुत अंदाजा ही है कि गैर मामूली हो जाएगा। सिर्फ एक गांव में पता किया, गांव है, कस्बा नहीं है, मगर वो इर्द गिर्द कोई देहात में उनके असरात हैं। एक मौसर वहाँ शख्सियत हैं, तो यहाँ इत्तफाक से मौजूद थे। तो वो कह रहे थे भाई 3-4 हज़ार आदमी तो ले जाओ ना कम से कम। ये गांव का किस्सा है। इर्द गिर्द के गांव में भी उनके कुछ असरात हैं, उस इलाके के चौधरी हैं। अच्छा। मतलब वो ऐसे सियासी नहीं है, अदरवाइज एक रिटायर्ड आदमी है। लेकिन वो कह रहे थे 3-4 हज़ार आदमी तो ले जाओ। अगर ये हाल रहा, अगर ये हो गया, अगर मेरा अंदाजा दुरुस्त निकला, तो उस दिन तो वो फिर जवाब देने की पोजीशन में होंगे। सही है, ठीक है। एस्टेब्लिशमेंट की आपने बात की, उसके ऊपर मैं सवाल करूंगी आपसे। मगर निहायत अहम मुलाकात हुई है वज़ीर आज़म पाकिस्तान की आर्मी चीफ के साथ और बड़ी तवील मुलाकात है। इत्तिला क्या है, कोई पॉसिबिलिटी है अंदर, चल क्या रहा है? भाई देखो ना, तो इस वक्त इमरान खान मेरा फोन सुन सकते हैं, जनरल बाजवा तो बिल्कुल ही नहीं सुनेंगे, और फोन सुनेंगे तो मुझे बताएंगे क्यों। तो लेकिन ये जो फार्मूला अब तक ज़ेर बहस रहा है, मैं पिछला बता सकता हूँ, आज क्या हुआ ये नहीं बता सकता। जाहिर है वो पिछले वाक़या पस मंजर को मलहूज रखें तो उसकी रोशनी में कोई राय कायम की जा सकती है। सही। वो ये इस्टेब्लिशमेंट का मशवरा ये था, मशवरा ही था, कोई जाहिर है वज़ीर आज़म पे दबाव तो नहीं डालता। और उन्होंने कहा भी था लम्ज़ में कि अगर आपको ये ख्याल है कि वी कॉल द शॉट्स, तो आप इमरान खान को जानते ही नहीं है। वो ये था कि भाई जो वज़राए आला हैं, इनकी जगह बेहतर वज़राए आला हूँ। उन्होंने कोई इनकी मजम्मत नहीं की, मगर ये कहा बेहतर वज़राए आला हूँ। और ये कहा कि टीम में कुछ तब्दीलियाँ हों, और ये कहा कि माहौल में तलखी कम हो। यानी वो बाकी जो NRO मिलता रहा है उनको, प्रैक्टिकली तो मिल ही गया NRO, हर एक की तारीखें इल्तबा में पढ़ती रहीं, तो उससे भी कुछ इशारे मिलते हैं कि बहुत से अदारों का अंदाज़े फिक्र ये है कि भाई कोई मफाहमत की शक्ल निकल आए। सही। तो मगर वो मफाहमत क्या हो, खान साहब एक चीज पे कंप्रोमाइज कर ही नहीं सकते, प्रैक्टिकली मुमकिन नहीं है, चाहे इसमें उनकी गलती हो। सही। वो एहतसाब का मामला है। वो उन्होंने कहा भी मैं NRO नहीं दूंगा, किसी सूरत नहीं दूंगा। और दूसरा, मैं आपको मसलसल बता रहा हूँ, मेरी उनकी एक बहुत तवील मुलाकात हुई थी, बहुत लंबी मुलाकात हुई जी, 5-6 घंटे की। तो वो उसमें जो है वो मैंने एक चीज पढ़ी जो उन्होंने कही नहीं मुझसे, जो मैंने पढ़ी कि भाई ये मेंटली प्रिपेयर्ड है। अब जो तरह तरह के मशवरे लोग दे रहे हैं ना, ऐसा हो जाए ऐसा हो जाए, एक चीज को मलूज नहीं रखते। वो उफ्ताद तबाह होती है, इंसान की उफ्ताद तबाह ही उसकी तकदीर है। खान साहब का एक मिजाज है, मौलाना को इंतकाम लेना है और इस इंतकाम की आग में वो खुद जलेंगे, दूसरों को जलाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि जो इंतकाम लेना चाहता है वो जिंदगी बसर नहीं करता, जिंदगी उसे बसर करती है। इस वक्त वो बहुत भड़के हुए हैं और हर चीज दाव पे लगाने के लिए तैयार हैं। नवाज शरीफ खानदान के मुकदमे हैं, यही जरदारी खानदान का मामला, कितने बेपनाह अकाउंट्स हैं, कितनी TTs हैं, कितने पैसे हैं, कितने मामलात हैं,
कितनी बैरून मुल्क जायदादें हैं, कितने मकानात सिर्फ कराची में हैं, कितनी 30-40 हज़ार एकड़ कहा जाता है जमीन है जिसे कोई हिसाब नहीं दे सकते, खातों का तो बता ही नहीं सकते, जो गड़बड़ की है सरकारी खजाने वो नहीं कर सकते। इस तरह तो नहीं चल सकता। अगर मफाहमत हो, एक फार्मूला हो सकता है जो मुख्तलिफ लोगों से बात की, जो खुतूत जहन में उभरे कि भाई गैर सियासी शख्सियात का एक कोई पैनल बनाया जाए कानून दानों का, वो तजवीज़ करें एहतसाब का निज़ाम क्या हो। सही है। और इलेक्शन जो है वो कबल अज़ वक्त हो सकते हैं। ये जितने फार्मूले हैं वो कबल अज़ वक्त इलेक्शन की तरफ जा रहे हैं। नहीं, बहुत जल्दी नहीं, मगर बहुत देर से भी नहीं। अच्छा, तो ये अब एक है अदालत का महाज, उसके बारे में आप पूछे तो मैं अर्ज करूंगा। एक है ये जो खामोशी से मफाहमत की बात हो रही है, और एक खुले आम तसादम जो है वो बरपा है। सही है। और एक मीडिया से हैं अपना ग्रुप्स जो हैं वो लगे हुए हैं। कुछ अखबार नवीसों की तो जान पे बनी हुई है कि इमरान खान आध घंटे में इस्तीफा दे तो हमारी जान छूटे, और अगर वो बरकरार रहा तो पता नहीं क्या होगा। कुछ भी नहीं होगा, होना क्या है, न जमीन भी यहीं रहेगी, आसमान भी यहीं रहेगा, चांद सूरज सितारे भी यही रहेंगे, और ये क्राइसिस खत्म होने वाला नहीं है। जैसे सुप्रीम कोर्ट में कहा गया कि यही हालत रही तो म्यूजिकल चेयर्स का जो खेल है वो चलता रहेगा। यानी यही गड़बड़ अदम इस्तेहकाम रहेगी। चीनियों को इसकी फिक्र है, सी पैक की वजह से भी है, और आलमी हालात की वजह से भी है, और पाकिस्तान के मफाद की वजह से भी है, खुद वो जो एक आलमगीर सतह पे जिस तसादम में उसकी वजह से भी है, और दोस्त ममलक को भी तशवीश। ठीक है, ठीक है। आपने जितने महाजों के अरुण साहब बात की, आपने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के हवाले से बात की, आपने मुफाहमत की बात की, मीडिया के हवाले से बात की, इन सब पे मैं एक के बाद दूसरे पॉइंट की तरफ बढ़ूंगी, मगर अभी आज के दिन के हवाले से मैं बात करूंगी। कल बड़ा इंपॉर्टेंट डे है, 25 तारीख है, नेशनल असेंबली का इजलास होने जा रहा, होगा क्या? मेरा ख्याल है कि वो अपना पेश की जाएगी तहरीक अदम एतमाद, क्योंकि जब तहरीक अदम एतमाद पेश हो जाए, जहां मैं समझता हूं, जितना मैं कानून दान तो नहीं हूं, और तो कोई चीज नहीं हो सकती। और स्पीकर जो हैं वो उसके बाद वो एक रुकन फौत हो गए तो उनकी फातिहा होगी, और उसके बाद इजलास मुलतवी कर देंगे। मुलतवी कैसे हो जाएगा अरुण साहब? हंगामा होगा, मुलतवी कैसे हो जाएगा? वो हो जाएगा ना मुलतवी, आपको बताएं। नहीं हो सकता अरुण साहब, हंगामा इतना बर्पा हो जाएगा, कैसे मुलतवी हो सकता है? हंगामा होगा तो मुलतवी करना आसान हो जाएगा। ये अगर अपोजिशन को इन नजाकतों को समझ सकती तो खेल और तरह से प्लान करती। मैं आपसे हमेशा कहता हूँ, खेल किसी के हाथ में नहीं होता, बहुत रेयर होता है कि किसी के हाथ में हो। अच्छा। उसका गलबा हो। जैसे क्रिकेट का मैच हो रहा है तो किसी के हाथ में थोड़ा होता है, अचानक विकेटें गिर जाएं, अचानक 3 छक्के लग जाएं। ये सिचुएशन डिसीजन करती है। बाद आपका ख्याल है इमरान खान को अल्लाह ताला ने इख्तिदार के लिए पैदा किया, उसका तो मिजाज ही नहीं है इख्तिदार का। इनको सजा देने के लिए पैदा किया है। वो नहीं सुना आपने जो कहते हैं लोग कि खान साहब से किसी ने कहा कि जो कुछ आप कर रहे हैं इसे ऐसा ना हो कि अल्लाह का अजाब आ जाए, तो उन्होंने कहा भाई अब ये गलतियां तो उन्होंने की। नवाज शरीफ ने, शरीफ खानदान ने और जरदारी खान ने लूटा मुल्क को, घसूटा, नोचा, खाया। अजाब तो मैं हूं इनके लिए। खुदा ने उनको, मुझे किसी ने एक दफा कहा, बड़ी पुरानी बात है, कि नवाज शरीफ तो हुकूमत करेगा मजे से 20-25 साल, 15 साल। तो मैंने कहा फिर इस सवाल का जवाब दो, खुदा ने इमरान खान को क्यों पैदा किया और मेरे जैसे लोग क्यों पैदा किए जो रोज करप्शन पे सवालात उठाते हैं और जो कहते हैं कि आइन की अमलदारी होनी चाहिए। सही। ये खेल जारी रहेगा, इस तरह नहीं हो सकता। किसी की मर्जी से थोड़ी हो सकता है। या तो इस्टेब्लिशमेंट आके अपोजिशन की पुष्ट पे बिल्कुल डट के खड़ी हो जाए, ऐसा तो है नहीं। वो नाम इस्तेमाल कर रहे हैं धड़ल्ले से जनरल साहब का। सही। और ये तासुर दे रहे हैं, लेकिन अभी तक ऐलान क्यों नहीं करती काफ लीग और एमके में ऐलान क्यों नहीं करती? यही तो मामला है अरुण साहब। सिचुएशन अभी वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान के हक में बज़ाहिर नजर नहीं आ रही कि वो अभी भी समझते इत्तेहादी उनके साथ है। काफ लीग ने और पीपल्स उसने इन्होंने एमक्यूएम ने तो अभी तक इबाम रखा हुआ है, कुछ भी क्लियर नहीं कर रहे। इबाम क्यों रखा हुआ है? इस पे गौर फरमाए ना। एक तो ये है कि 2 पैसे के जहां फायदा होगा, 2 टके का ज्यादा फायदा होगा वो करेंगे। मैं आपसे हमेशा कहता हूँ ये सियासत है ही नहीं, ये कारोबार है। सियासत अवाम की खिदमत के लिए है। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया बनो इसराइल के अंबिया सियासत किया करते थे, और जब नबी सियासत करेगा तो क्या करेगा? उसके नकूश हमें नजर आते हैं उन नजीब लोगों की सियासत में, जैसे टीपू था, जैसे और बहुत से लोग थे, कि वो खिदमत है सियासत कि बेहतरी हो जाए अपनी मुल्क की, कौम की, बनी नौ इंसान की। अगर हो कोई इतनी बड़ी सोचता हो तो बहुत ही बड़ी बात है। तो सलाहुद्दीन जैसा कोई आदमी हो सकता है
जनाब उमर बिन अब्दुल अजीज हो सकते हैं, खुलफाए राशिदीन की तो खैर बात ही क्या है। तो वो ये सियासत नहीं है, ये कारोबार है, ये जाती मफादात की जंग है। अपने अफसर लगवाने हैं, अपने पुलिस अफसर लगवाने हैं, अपने बंदे जितवाने हैं, अपने असर और रसूख से पैसे कमाने हैं। तो ये सिलसिला इसी तरह जारी रहेगा। और इशारे के इंतजार की एक और भी वजह है, ये नफ्सियाती तौर पर मरीज हैं, ये आदी हैं, ये इशारे। वो अभी मैं मस्जिद से निकल रहा था तो एक आदमी मुझे पकड़ रहा था जबरदस्ती, ओ जी 1 सेकंड के लिए सेल्फी बनानी, सेल्फी बनानी। मैंने कहा यार जल्दी है, काम है। तो कह रहे 1 सेकंड तो लगता है। वो सेल्फी की एडिक्शन नहीं आदमी को छोड़ती, इक़्तिदार की एडिक्शन कैसे छोड़ सकती है? दुरुस्त बात। और ये जो आदतें पड़ी हुई हैं, बिगड़ी हुई है, कैसे ठीक हो सकती हैं? ठीक है, पीटीआई की अददी पोजीशन असल में है क्या अरुण साहब? क्या पोजीशन है पीटीआई की? नहीं, किसी की अददी अक्सरियत वाज़ेह नहीं है। देखिए, उनके अपने 162 आदमी हैं, उनमें से 5 के बारे में शुबा है कि वो आएंगे या नहीं आएंगे। और इनके भी 172 पूरे नहीं है, इनके भी कुछ लोग नाराज हैं। कितने हैं दावों के बारे में हम नहीं कह सकते, कुछ लोगों का हमें पता है वो नहीं आएंगे। जहांगीर तरीन के साथ अगर मसालियत हो जाती है, अगर बुज़दार साहब को बदल देते हैं, और बुज़दार साहब का मसरफ क्या है? पहले ही कोई मसरफ नहीं था, अब तो सिरे से ही कोई मसरफ नहीं है। इस खेल में तो उनका कोई किरदार है ही नहीं। सही तो वो मुमकिन है कोई बात हो जाए। अभी खेल के इख्तिताम का हतमी वक्त में अगले 48 घंटे अहम है। सुप्रीम कोर्ट में क्या होता है और जनाब वाला ईवान में क्या होता है। अगर मारपीट की उन्होंने कोशिश की, कोई लड़ाई झगड़ा करने की कोशिश की, स्पीकर का घेराव किया, स्पीकर का घेराव करके क्या करेंगे? ठीक है। और दूसरी तरफ एस्टेब्लिशमेंट ये चाहती है बदअमनी ना हो। मेरा ख्याल है, मेरे पास खबर नहीं है, वैसे दोनों को मैसेज दिया होगा कि कोई हाथापाई पे ना उतरे, कोई ज्यादा तल्ख बात न करे। तो मेरा ख्याल है कि अभी कुछ दिन लगेंगे। और अगर सुप्रीम कोर्ट ने, देखिए सुप्रीम कोर्ट को एक बड़ा अहम फैसला करना है। वो फैसला ये है कि आइन की टेक्निकल जो तरीक़ेकार है, यानी पहले वोट देगा, वो कबूल कर लिया जाएगा, ये जिक्र हुआ भी, फिर नाअहल होगा। एक ये कुछ लोग कहते हैं आइन की स्पिरिट ये है कि जब नाअहली का उसने तहिया कर लिया और वाजे कर दिया तो ही स्टैंड्स डिस्क्वालिफाइड। ठीक है, ये बड़ी जबरदस्त बहस है। फर्ज कीजिए ये बहस तूल पकड़ जाती है, अदालत ये मुनासिब समझती है, पेश पे बहुत से दलाल सुने, क्योंकि उसमें चीजें डी ट्रैक भी हो सकती हैं। जैसे उसने कहा आज है, उसका नाम ही मैं भूल जाता हूँ, वो जो है रजा रब्बानी, रजा रब्बानी, हाँ अच्छा, जिसका मैं भूलता हूँ, ये आपको याद है कि एक ही आदमी का नाम मैं भूलता हूँ। अच्छा, वो उसने कह दिया कि ये तो काबिल समाअत ही नहीं है जी, क्या कहने, सलाम उसकी खिदमत में, सलूट सारी कौम को पेश करना चाहिए। उसे तो अदालत मुकर्रर करना चाहती थी मुआवन। तो फिर उन्होंने कहा आपका चूंकि नुक्ता नजर एक पार्टी के हक में और एक पार्टी से वाबस्ता है, इसलिए नहीं, बड़े तमाशे होंगे, अभी बहुत लतीफे होंगे, बहुत से लोग एक्सपोज होंगे और बहुत सी चालें चली जाएंगी, बहुत कोई दाव पे लगा हुआ है। अमेरिका का भी भारत वाले जश्न मनाने का इंतजार कर रहे हैं। अमेरिकी चाहते हैं उनकी मर्जी का आदमी आ जाए। अच्छा, कोई वो पाकिस्तान जो है वो परमानेंटली चीन का बहुत करीबी हलीफ ना बन जाए। हालांकि वो तो इंडिया को अपना तस्वीराती हलीफ डिक्लेयर कर चुके हैं। रूसी हैं, अरब सोच रहे हैं, दुनिया ज़ेरो ज़बर है, उधर यूक्रेन की वजह से, इधर पाकिस्तान की सूरत हाल की वजह से। बिल्कुल ऐसे ही है। इस मामले के ऊपर भी मैं हारून साहब बात हूँ, मगर जिस तरह से आपने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से मुतालिक बात की, मुअज़्ज़ज़ अदलिया और मुअज़्ज़ज़ जज साहिबान जो भी फैसला सुनाएंगे वो सर आंखों पर, मगर आज की समाअत में जो रिमार्क सामने आए उन्होंने चंद सवालात को जन्म जरूर दिया है। जिस तरह से हॉर्स ट्रेडिंग के हवाले से लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया, तो कहा गया मुअज़्ज़ज़ जज साहिबान की तरफ से कि घोड़ा तो वफादार होता है, उसकी सुरिश्त में है वफादारी, मगर ये भी तो है कि घोड़ा लेन देन नहीं करता। अरुण साहब, वो कौन सा बैंकों में अपने पैसे रखता है? घोड़े ने कोई इलेक्शन लड़ना होता है? हाँ, घोड़े ने कोई पैसे जमा, घोड़े का कोई बैंक अकाउंट होता है? घोड़े ने कोई लोगों पे रोब जमाना होता है? घोड़ा तो अपनी चाल और अपनी खाल में सरमस्त होता है और मालिक का वफादार होता है। सही। वो तमाम जानवर जो हैं अपने मालिकों का वफादार हैं और जिसने उन्हें पैदा किया उसके वफादार हैं। और दरख्त और जो सब मखलूकात हैं वो कुरान कहता है सजदा करती हैं। सरकशी तो इंसान में है, सरकशी भी है और अताअत भी है, अगर बंदगी इख्तियार कर ले तो कमाल है। सही। तो हमसाया जिब्रील अमी बंदा खाकी, घर उसका न दिल्ली न सफाहा न समरकंद। घोड़ा तो ये हॉर्स ट्रेडिंग जो है ये तो इस्तिलाहन है। इस्तिलाह का मतलब ये होता है वफादारियां खरीदना।
सही। मगर उन्होंने अच्छा उसका पहलू तलाश किया कि घोड़ा तो वफादार होता है, हाँ, तो राजा रियाज तो नहीं होते दुनिया के में, जितने भी राजा रियाज पाए जाते हैं वो वफादार तो नहीं होते। ये सारे जितने देखें कितनी कितनी पार्टियां बदल चुके हैं बेशुमार। वो एक दिन एक बड़े मशहूर लीडर साहब आए, एक मुमताज अखबार रमीज, मैं नाम भी बताता, शामी साहब के पास बैठे हुए थे, उधर से गुजरे तो कहने लगे जोर से बुलंद आवाज से, बताइए इस दफा हमें किसके साथ गद्दारी करनी है। और इनका क्या है बेचारों का, ये जो सो का, जब तक मिडिल क्लास से लीडरशिप नहीं आएगी, बल्दियाती इदारे नहीं बनेंगे। देखिए एक रिमार्क ये भी आया, हम उसको कोई उन मानों में नहीं लेते कि वो उनकी राय है, वो तो जायज़बाजों का सवाल भी करते हैं कि भाई अगर असेंबली का इजलास मुलतवी करने पे 3 दिन पे आर्टिकल 6 लग सकता है, हाँ, तो 6 साल बल्दियाती इदारों के इलेक्शन नहीं कराए, जो जमहूरियत की नर्सरी है, बुनियाद है, जड़ है, लंगर है, उसका परचम है, सभी कुछ तो बल्दियाती इदारे हैं। दुनिया में शहरों की शहरियों के मसाइल बुनियादी तौर पर तो बल्दियाती इदारे हल करते हैं। बिल्कुल। इन पे तो सख्त गद्दारी का मुकदमा अगर इस उसूल का मान लिया जाए तो चलना चाहिए। ये तो एक बहुत बड़ा क्राइसिस है जिसके बहुत से अवामल हैं, और हर चंद बरस के बाद ये पैदा हो जाता है। फिर फौज आ जाती थी, इस दफा ये है कि फौज नहीं आना चाहती, बिल्कुल कतई नहीं आना चाहती। ठीक। स्टैब्लिशमेंट ने माजी में बाद गलतियां की हैं, अब वो गिरें खोलने की कोशिश कर रही है, अब वो खुलती नहीं है। खुल सकती हैं अगर आदमी अपनी जात को अहम न समझे तो खुल सकती हैं। स्टैब्लिशमेंट में डिबेट हो रही है, बड़ी गहरी डिबेट हो रही है, पैगामात आ जा रहे हैं, सलाह मशवरा हो रहा है। हाँ। बहरहाल मीर साहब ने कहा था हो रहेगा कुछ न कुछ, घबराएं रात दिन गर्दिश में है सात आसमां, हो रहेगा कुछ न कुछ, घबराएं क्या, कुछ हो जाएगा, ठीक हो जाएगा इंशाल्लाह। ठीक है, लेकिन हारून साहब क्या मैं ये बात समझूं कि जो अहम मुलाकात आर्मी चीफ और वजीर आजम पाकिस्तान के दरमियान हुई है, उस मुलाकात से हटकर भी एस्टेब्लिशमेंट से कोई बातचीत चल रही है? अगर अफसोस कि मेरे अब वो ताल्लुकात रहे ही नहीं दोनों आदमियों से, वरना मैं आपको पूछ के बता सकता शायद। ठीक है, ठीक। तो बात तो हो रही है, इसमें तो कोई शुबा ही नहीं है। क्या एस्टेब्लिशमेंट इस बात की मुतहम्मल हो सकती है कि बहरान जारी रहे और मुल्क की इकानमी जो है उसको चाट जाए, बर्बाद कर दे? 3 हफ्ते पहले आपको बताया था कि सीमेंट की खपत 50% कम हो चुकी है। सीमेंट की खपत कम हुई है तो ज़ाहिर है सरिये की भी कम हुई है, ईंटों की भी कम हुई है, लकड़ी की भी कम हुई है, पत्थर की भी कम हुई है, टाइलों की भी कम हुई है। तो ये मईशत को चाट जाएगी। एस्टेब्लिशमेंट हाथ पे हाथ रख के नहीं बैठ सकती। मैं तो आपसे 12 का मैं मानता ही नहीं कि एस्टेब्लिशमेंट लाताल्लुक रह सकती है। लाताल्लुक कैसे रह सकती है? ठीक। इस मुल्क को तो फौज ने बचाया है, उसने जोड़े रखा है, ब्लंडर भी उसी ने किए हैं, तो बहरहाल उसको करना पड़ेगा, कुछ न कुछ वो कोशिश करेगी। अब देखिए खान साहब भी आसानी से नहीं मानने वाले, सही है, और मौलाना फजलुर रहमान जो है। चले ब्रेक से वापस आके हारून साहब मैं आपके साथ कंटिन्यू करती हूं। किस तरह सोचते हैं? सही, ठीक है, एक छोटी सी ब्रेक लेकर वापस आएंगे। सियासत से मुताल्लिक गुफ्तगू यहीं से आगे बढ़ेगी, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। ब्रेक पर जाने से पहले एस्टैब्लिशमेंट और मौजूदा सियासी सूरत-ए-हाल पर बात कर रहे थे। हारून साहब बताना पसंद करेंगे इस्लामाबाद और रावलपिंडी के दरमियान इस वक्त कैसा ताल्लुक है? कोई खुशगवार ताल्लुक नहीं है, तसादम नहीं कह सकते, उसके लिए तसादम होगा। कोई खुशगवार ताल्लुक नहीं है, कोई हकीकी एतमाद का रिश्ता नहीं है। लेकिन ये नहीं है कि वो इनके खिलाफ सरफारा हूँ एस्टेब्लिशमेंट वाले या इमरान खान तो मुस्तकिल कह रहे हैं, फौज को खराज तहसीन पेश कर रहे हैं, उसकी खिदमात पे और उसकी अहमियत को तस्लीम करते हैं। और ये भी वाज़ेह है कि मौलाना फजलुर रहमान और नवाज शरीफ और जरदारी फौज से मुखलस नहीं हो सकते। अगर कोई हो सकते हैं तो इमरान खान ही हो सकते हैं, इसलिए कि नवाज शरीफ तो इनका मजाक उड़ाते रहे हैं हमेशा, जरदारी तक धमकियां देते रहे हैं, तुम्हारा 3 साल का टेन्योर होता है, और इनके गैर मुल्कियों से ताल्लुकात रहे हैं। मौलाना फजलुर रहमान है 2 मौके पर, देखिए, एक दफा उन्होंने कहा वहां पे दिल्ली में कि गोल मेज कॉन्फ्रेंस करके पाकिस्तान, बांग्लादेश और इंडिया की फेडरेशन बनाई जा सकती है या कन्फेडरेशन बनाई जा सकती है, जिसकी कभी तरदीद सामने नहीं आई। और एक जनरल मुशर्रफ ने ब्रीफिंग दी अपनी काबीना को कि ये इंदिरा गांधी के बाद गए थे शायद, बहरहाल ब्रीफिंग दी। मैं हल्फन कह सकता हूँ, मुझे काबीना के लोगों ने बताया कि इन्होंने मौलाना फजलुर रहमान ने नकद पैसे लिए हैं उनसे इंडिया से, और वहीं से कहीं बाहर मुंतकिल कर दिए। इनका गैर मुल्की अकाउंट होगा, ये राब्ता कर लेते हैं, एस्टेब्लिशमेंट से बच जाते हैं, इनको किसी थानेदार के हवाले करें तो पता चल जाएगा इनके पैसे कहाँ हैं। ठीक है। वैसे हारून साहब एक नुक्ता नजर ये भी आ रहा है कि हुकूमत बज़ाहिर ऐसा महसूस हो रही है नंबर गेम पूरी नहीं है, चली जाएगी। इमरान खान साहब अपने दरमियान में अपने अंदर इतनी लचक क्यों नहीं पैदा कर लेते कि हुकूमत भी बच जाए और सिस्टम भी चलता रहे?
लचक होती है किसी आदमी में तो उसके मिजाज में फितरी तौर पर होती है या नहीं होती, और फिर जब तसादम हो जाए तो रही सही लचक भी खत्म हो जाती है। वो उनके मिजाज में नहीं है, वरना एहतसाब का इस अंदाज से वो करते मामला ही ना करते। वो अदारों को ताकतवर बनाते हैं, FIA को और नैब वगैरह को और बाकी अदारों को, और कहते कि मेरी पार्टी समेत जो भी कसूरवार है उसको सजा दे। अदारे तो बनाए नहीं, तो लचक का वो मुजाहरा नहीं कर सकते। और वो देखिए, वो हार कर जीत सकते हैं, अपोजिशन हार के जीत नहीं सकती। वो बाहर चले जाएंगे, वो एक तहरीक उठा देंगे और वापस आ सकते हैं। अल्टीमेट एनालिसिस मफाहमत ही में है। न्याय इमरानी मुआहिदा, अदारे ताकतवर हों, ऐसे एहतसाब का निजाम बनाया जाए जो गैर जानबदार लोगों के मशवरे से बन सकता है कि जिसमें जो भी कसूरवार हो वो सजा पाए। वजीर आजम ये मुहिम न चलाएं और अपोजिशन वाले पे किरदार पेशी न करें। सबसे पहले तो उनके मीडिया सेल बंद कराए ना। सही, कैसे बेशर्म लोग हैं जो पैसे लेके गालियां देते हैं। ठीक है, ये मफाहमत के लिए आखिर जाएगी बात मफाहमत पे ही, अधूरी या पूरी। अगर पूरी मफाहमत हो, कायदा करीना तय हो जाए तो बहुत अच्छा है, अधूरी होगी तो फिर किसी वक्त क्राइसिस हो जाएगा। ठीक है, लेकिन हारून साहब, क्या आप आज भी इस लम्हे भी इस बात पर कायम है कि बिलावल भुट्टो जरदारी को जो है वो वजीर आजम बनाया जाएगा और मौलाना साहब सदर बनना चाहते हैं? वैसे मंजर कशी तो करें कि क्या हाल होगा सदर बन गए तो? जरदारी साहब देख रहे हैं, उसकी तफसील आपको बता दी थी। और इसका जो नाना था जिसको हीरो बना के पेश करते हैं, उसने अपनी पार्टी के सेक्रेटरी जनरल को फिजिकली मरवाया, एक पार्टी के कारकुन के बाप को कत्ल कराया, अपने साथियों को दलाई कैंप में रखा, खुद बिला मुकाबला जीते 77 में, वज़राए आला चारों बिला मुकाबला जीते, 4 और MNA बिला मुकाबला जीते, हजारों आदमियों को जेलों में डलवाया, कई लोगों को कत्ल कराया। सबसे बड़ा जुर्म यह है मईशत हमेशा के लिए बर्बाद कर दी, नेशनलाइज करके तबाह करके रख दी, ब्रेन ड्रेन हो गया। तो ये तो पहले तो वहां से ये सारा किस्सा फिर शुरू होगा ना। आज तो लोग खामोश हैं। और बिलावल क्या वज़ीर आज़म होगा? वो जरदारी साहब एक ख्वाब देखते हैं, इनको नहीं पता फैसले आसमानों पे होते हैं। तो ये बचगाना मंसूबे, मौलाना फजलुर रहमान को साथ में लाएंगे, चौधरी को साथ में लाएंगे, और इनको कहेंगे, इंसेंटिव देंगे कि जो चाहोगे तुम करोगे, मुल्क को तुम्हारे लिए चरागा बना देंगे। 50-60 सीटें हम उधर से लेते हैं, कोई चौधरी साहबान इधर से लें, कोई सरायकी बेल्ट से लें, कोई मौलाना फजलुर। मंसूबा है ये, लेकिन इस मंसूबे का बुनियादी मसला ये फिर उनका तसादम होगा नवाज शरीफ के साथ। ठीक है, तसादम से याद है हारून साहब, में यहाँ 3 बादशाह हैं, एक नहीं है, एक बिलावल है, एक इमरान खान है और एक जनाब नवाज शरीफ हैं या उनके भाई हैं। सब फंसे हुए हैं, सब सिचुएशन में गिरफ्तार हैं। ठीक है, एक आखिरी सवाल, लास्ट 30 सेकंड्स है मेरे पास हारून साहब, फिर ब्रेक की तरफ जाना होगा। कितना खतरा इस बात का मौजूद है कि जब मौलाना साहब अपने लोगों को लेकर आएंगे इस्लामाबाद की तरफ, और उनका तो क़याम 4 दिन का होगा और 27 मार्च का जब जलसा होने जा रहा होगा, टकराव कितना हो सकता है, तसादुम कितना हो सकता है? बिल्कुल टकराव हो सकता है, तसादम हो सकता है। क्लियर वार्निंग उन्हें मिलनी चाहिए, जो लोग इस पोजीशन में है कि वार्निंग दें उनको भी, दोनों को भी, कि ये तसादम नहीं होना चाहिए। ठीक है, और तसादम मौलाना फजलुर रहमान तो जरूर चाहेंगे कि हो जाए, उनकी बला से बंदे जीते हैं, मरते हैं, कुछ है, उनका तो इस मुल्क में फेथ ही नहीं है। चलिए ब्रेक की तरफ चलते हैं, ब्रेक की तरफ चलते हैं, एक छोटी सी ब्रेक, वापस आके यहीं से आगे बढ़ेंगे, हमारे साथ रहिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर से प्रोग्राम में हम आपको खुशामदीद कहेंगे। हुकूमत की तरफ से अदालती मुआवनत तलब की गई थी आर्टिकल 63A के तहत। ये एक सदारती रेफरेंस था जिसमें 4 सवालात मौजूद हैं जिनके ऊपर अदालत की मदद तलब की गई है कि अदालत उसके ऊपर गाइड करे। आज उसकी पहली समाअत भी हो चुकी, मगर इस हवाले से कानून क्या कहता है, इसके मुख्तलिफ पहलुओं को लेकर हमारे साथ इस वक्त साबिक सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन कंवर दिलशाद साहब मौजूद हैं। सर, बेहद शुक्रिया आपके वक्त का। आपसे थोड़ी सी गाइडलाइन लेंगे हम आर्टिकल 63A के तहत। सर, मुझे ये पहले बताइएगा कि हुकूमत का पूरा जोर इस बात पर है कि अदालत कार्रवाई को इस तरह से बढ़ाए कि ताहयात नाअहली की बात हो। कानून कितना सख्त है या कानून के अंदर कितनी गुंजाइश मौजूद है कि किसी मेंबर के साथ ताहयात नाअहली की ज्यादती ना हो? मखसूस मुद्दत की नाअहली हो सकती है या ऑप्शन कोई और भी ज़ेर गौर आ सकता है अदालत में? देखें जी, हुकूमत का फर्ज है, हुकूमत के अपने फ़राइज़ होते हैं कि अपनी पॉलिसी होती है, स्ट्रेटजी की हिकमत अमली होती है। वो एक नफ्सियाती हरबे इख्तियार कर रही है हुकूमत जो है। असूली तौर पर बात यह है कि जो रेफरेंस आया है सदर पाकिस्तान की तरफ से, ठीक है, अटॉर्नी जनरल का मुझे थोड़ा सा, मेरे वो दोस्त हैं, उनके वालिद मेरे बड़े गहरे दोस्त हैं, लेकिन मसला ये है कि मेरा अपना पॉइंट ऑफ व्यू, ज़ाती राय है, नाक़िस राय ये है कि अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान जो होता है वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का लॉ ऑफिसर होता है।
वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की मामनत करता है। हुकूमत पाकिस्तान का वो नहीं सिर्फ महज राय देता है, अपने देता है जो जैसे उसकी पॉलिसी होती है, लेकिन अदालत में जब पेश होता है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, तो उस वक्त वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का लॉ ऑफिसर होता है। लेकिन बहरहाल अब हुकूमत की तरफ से अपने राय दे रहे हैं। अब असूली तौर पर यह देखा जाता है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के पास बड़े महदूद इख्तियारात हैं। आईनी तौर पर अगर ये एक्ट होता, रूल होता, तो उनके पास सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के पास चाहे तब्दील कर देते। लेकिन ये आइन का मामला है। आइन का जो 63A है उसमें किसी किस्म की तब्दीली, फुल स्टॉप और कामा तक लगाने की गुंजाइश नहीं है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के पास। ये पार्लियामेंट का मैंडेट है। पार्लियामेंट जो है वो आइन में तरमीम कर सकती है 2/3 मेजॉरिटी की वजह, 2/3 मेजॉरिटी चाहिए। तो अब ये जो कह रहे हैं कि जी वो ताहयात नहल करा दे दें, तो 63A की डेफिनेशन भी 4 पे चले गए। उसमें ठीक लिखा हुआ है कि जब आदमी पार्टी से नाराज करेगा, अपनी फ्लोर क्रॉसिंग करेगा, तो वो डी सीट हो जाएगा। उसमें लफ्ज डी सीट का लफ्ज लिखा हुआ है, नाइल का नहीं लिखा हुआ है, डिस्क्वालिफिकेशन नहीं लिखा हुआ। सुर्खी तो डिस्क्वालिफिकेशन की है, लेकिन नीचे डी सीट है। तो डी सीट करने के इख्तियार जो है वो ऑटोमेटिक इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान के पास है। जब जुर्म सरजद हो जाए, वोट कास्ट हो जाए, तो फिर इसके बाद वो रेफरेंस का बहुत पेचीदा तरीकाकार है। हमें बेशुमार दोस्त बता भी दिया चैनलों को, पेचीदा मामला होता है। लेकिन बहरहाल मैं इतना अर्ज करूँगा, इलेक्शन तो सुप्रीम अपने स्पीकर कौमी असेंबली की तरफ से, लीडर ऑफ द पार्टी की तरफ से और कोई रेफरेंस जाएगा, और स्पीकर कौमी असेंबली जो है वो रेफरेंस इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान को भिजवाएगा। और इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान पूछेगा उससे कि भाई आपने जो वोट कास्ट किया है, आपने नाराज किया है, फ्लोर क्रॉसिंग के वजूहात क्या हैं। तो वो जो वजूहात बयान करेगा पार्टी की बैड गवर्नेंस के बारे में, वो बड़े पंडोरा बॉक्स खुल जाएगा, बहुत बड़ा पंडोरा बॉक्स खुलेगा। ऐसे ऐसे राज सामने आ जाएंगे कि हमारी हुकूमत के जो तर्जमान है उनको तो एहसास ही नहीं होगा कि अभी कैसे कैसे वो पंडोरा बॉक्स खोलेंगे अपनी सीट बचाने के लिए। तो उसके बाद इलेक्शन कमीशन फैसला करेगा कि वाकया इन्होंने जो है नाराज किया है, फ्लोर क्रॉसिंग की है, ये हमारे पास इख्तियार तो हैं कि इलेक्शन कमीशन स्पीकर का रेफरेंस को मुस्तरद कर दे, और या उसको एक्सेप्ट कर ले। एक्सेप्ट कर लिया तो फिर उसकी अपील जो है वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के पास जाती है, और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान 90 दिन में फैसला करेगा। इलेक्शन कमीशन 30 डेज और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान 90 दिन। अब मैं एक और बड़ी आपके साथ साथ चले, इतना बड़ा अच्छा प्रोग्राम जा रहा है आपका। अब हमारे मिनिस्टर जो हैं वो बार बार टीवी पे आके प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान को ये 3.5 साल से गुमराह कर रहे हैं। ये सारे शहजाद अकबर बने हुए हैं। शहजाद अकबर ने भी कभी प्राइम मिनिस्टर को हकायक भी बयान किए थे, तो उसको निकाल दिया था उन्होंने। आप पता नहीं वो कहाँ बैठा हुआ है। लेकिन मसला ये है कि ये भी जो मिनिस्टर जो है ये कह रहे हैं कि जनाब हमें तो एक स्पीकर के पास ये इख्तियार है कि वो वोट जो गिनती के टाइम वो वोट गिने ना गिने। तो भाई स्पीकर साहब एक कौमी असेंबली के कस्टोडियन हैं, वो मुहाफिज हैं। उनका बयान बड़ा अच्छा आ गया चंद रोज पहले। उनका जी मैं तो रूल जो है 37 जो बने थे 2007 में, मैं उस पर अमल दरामद करूंगा। मैं आइन के आर्टिकल 95 पर अमल करूंगा। मैं कॉन्स्टिट्यूशन का जो बकायदा जो उसका शेड्यूल 2 है उसके मुताबिक चलूंगा। उसमें तो कहीं भी स्पीकर के पास इख्तियार नहीं है कि किसी का वोट गिनना तो उसका फर्ज बनेगा, लेकिन किसी को रोके, रिजेक्ट करे या उसको शामिल ना करे। ये तो स्पीकर साहब ने कहा मैं तो वही काम करूंगा जो आइन की 95 में। बिल्कुल कमरदिल शाह साहब, आपने 2 इबाम थे, बिल्कुल आपने 2 इबाम है जो पूरे कौम के आपने दूर कर दिए। पहली बात तो ये जो एक प्रोपेगेंडा हो रहा था कि स्पीकर जो हैं वो वोट मुस्तरद कर सकते हैं, ये आपने बड़ा क्लियर कर दिया। दूसरी बात ये थी कि प्रोपेगेंडा हो रहा था कि शायद मामला प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान और मुनहरिफ अराकीन के दरमियान का है, मगर ये क्लियर हुआ कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का भी इन दोनों के दरमियान बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है इस पूरे सियासी खेल के अंदर। जी हाँ, बिल्कुल दुरुस्त फरमाया आपने। इसमें बात यह है कि बहुत बड़ा अहम किरदार जो है इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान का है, जो आइन ने इख्तियार दिया है। आइन ने उसके ऊपर उस पर वो अपना किसी को, लेकिन वो जो वोट वो कास्ट कर जाएगा, हुकूमत के मुखालफत में जाता है या उसे हुकूमत को फायदा तो नहीं पहुंचता, वोट के खिलाफ जाएगा। अगर हुकूमत किसी वजह से इसी अपने तहरीक अदम एतमाद में नाकाम हो जाती है, तो फिर तो जो हमारे ये जो मेंबर जो है नाराफ है, इनका रेफरेंस किसने भेजना है, उस बात की बात है। वो स्पीकर के खिलाफ भी अदम एतमाद की तहरीक आ रही है। लेकिन बहरहाल इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में सबसे बड़ी अहम बात यह है कि वो फैसला करेगा,
और ये सबसे बड़ी एक बात ये भी आ रही है, उसमें ये लिखा हुआ है कि उस वक्त तक फ्लोर क्रॉसिंग पर एक्शन नहीं हो सकता जब तक वो पार्टी से इस्तीफा ना दे दे। जो पार्टी का मेंबर रहेगा तो वो आयशा गलालाई का केस बहुत इंपॉर्टेंट है। आयशा गलालाई का केस जो ये हुआ जब इमरान खान लीडर ऑफ द अपोजिशन थे, चेयरमैन पीटीआई, तो उन्होंने एक रेफरेंस भिजवाया थ्रू अयाज सादिक साहब थे, स्पीकर कौमी असम्बली के, इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान को। तो सरदार रजा साहब ने 1 महीने तक उनकी हियरिंग करते रहे और 1 महीने के बाद वो आयशा गलालाई ने स्टेटमेंट जारी की, जनाब मुझे तो अपने चेयरमैन की पॉलिसी से खिलाफ था, तो मैंने तो वोट से खिलाफ दे दिया, क्योंकि मैं ठीक है, मैं मखसूस नशिस्त पे आई हूँ, लेकिन मुझे उनकी पॉलिसी से खिलाफ था तो मैं दे दिया। तो उस पर सरदार रजा साहब ने आयशा गलालाई का जो रेफरेंस स्पीकर ने भेजा था रिजेक्ट कर दिया और लिखा ये मैलाफाइड के तहत आया हमारे पास। उसके पास इमरान खान साहब गए सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने बड़ा अहम फैसला लिखा, जिसके लिए हमारे मोहतरम अटॉर्नी जनरल साहब जो हैं वो बार बार अच्छा रेफरेंस दे रहे हैं, आयशा गलालाई का रेफरेंस दे रहे हैं कि जनाब ये भी एक बड़ा केस आया था और इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान ने रिजेक्ट कर दिया और सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान के चीफ जस्टिस ने भी इलेक्शन कमीशन के फैसले को बरकरार रखा। तो ये सारे मामले सामने आएंगे जिस वक्त ये पंडोरा बॉक्स खुलेगा। तो लेकिन बहरहाल स्पीकर साहब का रोल मुझे बड़ा पसंद आया और उन्होंने बड़ी एक मोहब्बत वतनी और आइन के तहफ़्फ़ुज़ की यकीन दहानी कराई है। ठीक है, ठीक है कमरदिल शाह साहब, आप स्पीकर की बात कर रहे हैं, स्पीकर नेशनल असेंबली, मुझे ये बताइएगा कि जो एक इल्ज़ाम है स्पीकर नेशनल असेंबली के ऊपर कि उन्होंने आइन शिकनी की है, एक मुकर्ररा मुद्दत जब कह दी जाती है कि उसके अंदर इजलास को तलब कर लिया जाना चाहिए, अगर वो नहीं है तो स्पीकर ने आइन शिकनी की है। और ये भी मुझे थोड़ा सा क्लियर कीजिएगा कि क्या कानून के अंदर स्पीकर के पास इस बात की गुंजाइश मौजूद होती है कि वो गैर मुअय्यना मुद्दत तक के लिए भी असेंबली के इजलास को मुलतवी कर सकता है? नहीं, स्पीकर कौमी असम्बली ने ये चंद रोज जो उन्होंने अपना एक्सटेंड किया वो 21 मार्च को होने की बजाय 25 मार्च कर दिया। उनके पास एक बहुत बड़ा एक गुंजाइश भी थी, हालात भी थे, एक इमरजेंसी भी थी, एक बहुत बड़ी इंटरनेशनल अपने इस्लामी वज़ार ख़ारजा की कॉन्फ्रेंस हो रही है, 40 मुल्कों के वज़ीर ख़ारजा ने आना था, 800 मंदबीन भी आने हैं। तो वो सारा कौमी असम्बली के हाल में ये सारा मीटिंग होनी थी, जिसकी बना पर उन्होंने इसको 25 मार्च कर दिया। आइन का आर्टिकल 254 कहता है कि आइन की ऐसी शिक जिस पर अमल दरामद ना हो सके बाज ना वजीर सूरत हाल को देखते हुए, तो फिर अगर उसके बाद चंद रोज के बाद उस पर अमल दरामद हो जाए तो आइन शिकनी नहीं है। तो हमारी नज़र में कानून हमने ही पढ़ा हुआ है, आर्टिकल 254 से तो मैं एक हफ्ते से कह रहा हूँ कि इस पर स्पीकर का कोई आयन शिकनी नहीं हुई, कोई किसी के बारे में नहीं। ये सब सियासी तौर पर दबाव के तरीके होते हैं कि जी आप पर आर्टिकल 6 लग जाएगा, लेकिन असल आर्टिकल 6 कहाँ लगेगा, 254 तो गुंजाइश दी हुई है। इसी तरह से एक और बड़ी अहम बात जो आपने फरमाया, हाँ अगर स्पीकर कौमी असम्बली इसमें 14 दिन का लिखा हुआ 14 दिन के बजाय तो 17 दिन हो जाए, अगर स्पीकर कौमी असम्बली इसको गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी करने अपनी आईनी प्रोविजन उनके पास नजर नहीं आ रही, उनके पास अगर कोई दराज में रखी हुई है तो हमें नहीं पता। अगर वो ऐसी तरह से अगर कोई अपने कोई ऐसी रूलिंग तो देने के इख्तियार उनके पास नहीं है, अगर वो इसको नागुज़ीर हालात को देखते हुए इसको आगे एक्सटेंड कर दें तो फिर अपोजिशन जो है स्पीकर के खिलाफ आर्टिकल 6 के तहत मुकदमा दर्ज करने की उनके पास मुकम्मल उनके पास एक आईनी रास्ता है। यानी कि स्पीकर के खिलाफ कार्रवाई हो सकती है, यानी कि स्पीकर के खिलाफ कार्रवाई हो सकती है अगर वो उसको गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी करें या और मजीद 10 दिन के लिए मुलतवी करें तो फिर उनके खिलाफ जो है वो आर्टिकल 6 का मुकदमा दर्ज हो सकता है आइन की सबोताज करने का। ठीक है, ठीक है। कमरदिल शाह साहब, मुझे ये भी बताइएगा, जिस तरह से है कि नो कॉन्फिडेंस के हवाले से असेंबली के अंदर इजलास बुलाने की रिक्वेजिशन भी दी गई और उन्होंने कहा कि तहरीक जमा कराई जाएगी, मुख्तलिफ किस्म की कॉन्ट्रोवर्शियल चीज़ें हैं, ज़रा देखने वालों के लिए गाइडलाइन दीजिएगा कि कभी 3 दिन की वोटिंग की बात होती है, कभी 7 दिन की वोटिंग की बात होती है, कभी इजलास 14 दिन के हवाले से बात हो रही है, कभी आगे बढ़ता चला जा रहा है। कानून क्या कहता है, जब तहरीक अदम एतमाद पेश होती है तो कब इजलास बुलाया जाए, वोटिंग का तरीक़ेकार क्या होता है और वोटिंग का फैसला कब सामने आता है? इसमें बड़ी वजह हमारे सारे आईनी माहिरीन जो है आप अपनी राय दे रहे, जो मैं आपसे खिदमत में अपना बयान पेश कर रहा हूँ आपके सामने, ये सारा मेरा जो बयानिया है, मेरा स्टेटमेंट है कि पाकिस्तान के तमाम आईनी और कानूनी माहिरीन और साबिक अटॉर्नी जनरल, साबिक चीफ जस्टिस और तमाम जजों का यही राय है जो मैं आपको बता रहा हूँ।
तो हमने भी आइन पढ़ा, उन्होंने भी आइन पढ़ा हुआ है। अब ये देखिए, इन्हों का जो आइन में लिखा हुआ है कि जब रिक्विजिशन होगी, जब कौमी असेंबली के स्पीकर को 8 मार्च को रिक्विजिशन दे दी गई, तो फिर आइनी तौर पर वो 21 मार्च को इजलास हुआ था, लेकिन आइन ने गुंजाइश भी दी हुई है 3-4 दिन बढ़ भी जाए और नागुज़ीर हालात ना होते, अगर ये वज़राए खारजा की कॉन्फ्रेंस ना होती और इसके बाद अगर स्पीकर साहब इसको आगे ले जाते, फिर इन पर आर्टिकल 6 लगने के इम्कान थे। लेकिन अब तो इतनी बड़ी कॉन्फ्रेंस हो रही थी इंटरनेशनल, तो वो इस पर तो नागुज़ीर हालात पैदा हो गए। अब आगे चलिए, आगे अब 14 दिन के बजाय 25 मार्च को कल इजलास हो रहा है। अब इसमें तरीका ये होता है कि ये कल इजलास होगा, लेकिन एक हमारे MNA थे, अल्लाह ताला उनकी माग़फ़िरत करे, उनकी डेथ हो गई, तो एक रवायत है, आइन में नहीं लिखा हुआ है, एक रवायत है कि वो उसकी कंडोलेंस फतह खानी करते हैं, इजलास मुलतवी कर देते हैं। अब उसकी सहारा लेकर स्पीकर साहब जो है इजलास मुलतवी कर देते हैं, ना भी करें उनकी मर्जी है। तो इसके बाद ये फिर 28 मार्च को जो है इसका इजलास होगा कौमी असेंबली को दोबारा गैर मंडे को, तो फिर ये 3 दिन के अंदर अंदर, उसमें 3 दिन से ज्यादा, एक दिन 3 दिन और आगे 7 दिन से पहले और 3 दिन से आगे, तो ये ज्यादा से ज्यादा 31 मार्च या 31 मार्च को जो है ये तहरीके अदम एतमाद की वोटिंग हो जाएगी, 30 मार्च को हो जाएगी या 31 मार्च को हो जाएगी। इसके आगे स्पीकर को बढ़ाने के आईनी और कानूनी इख्तियारात नहीं है। वो बेशक अपने तमाम रूल निकाल के ले आए जो प्रोसीडिंग ले रहे हैं, लेकिन उन्होंने बयान दे दिया है कि मैंने आइन की आर्टिकल 95, 54 और मैंने कॉन्स्टिट्यूशन के शेड्यूल 2 के मुताबिक काम करना है और अपने रूलिंग भी अपने, ये भी बड़ी अच्छी बात कही, 37 जो है इनका कौमी असेंबली का रूल्स है, उसमें लिखा हुआ है कि स्पीकर साहब जो हैं वो उनको रूलिंग देने के इख्तियारात नहीं है। ठीक है, ठीक है। हुकूमत ये बात कर रही है कमर दिलशाद साहब के जितने भी मुनहरिफ अरकान हैं उनके खिलाफ आर्टिकल 63A के तहत कार्रवाई हो। मुझे ये बताइएगा कि एक शख्स, एक रुकन जिसने अभी अपना वोट कास्ट नहीं किया, कोई नहीं जानता कि उसका हतमी फैसला क्या है, कि आया वो हुकूमत के हक में वोट अपना कास्ट करेगा या उनकी मुखालफत में। वोट कास्ट करने से पहले क्या उस पर आर्टिकल 63A की इम्प्लिकेशंस आ सकती हैं सामने, उसका इत्तलाक हो सकता है? वोट कास्ट करने से पहले आइन का आर्टिकल 63A नाफिज नहीं होता, लागू नहीं होता। उसमें लिखा है कि फ्लोर क्रॉसिंग के बाद, उसमें साफ लिखा हुआ ना, फ्लोर क्रॉसिंग के बाद, तो उसके बाद उस पर एक्शन होगा, पहले उस पर एक्शन होने का कोई जवाब नहीं है। और बाकी बड़ी अहम बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान एक बड़ी खूबसूरत अपनी एडवाइजरी राय देगी। अब मैं आपको यही बता दूं, ये जो सदारती रेफरेंस आया है, इसका टॉपिक की जो हेडलाइन जो है उसके ऊपर सुर्खी जो है सब्जेक्ट वो लिखा हुआ एडवाइजरी। अब वो जनाब हमारी सुप्रीम कोर्ट अपनी एक एडवाइजरी ओपिनियन देगी, और एडवाइजरी ओपिनियन जो होती है, मैं बड़ी नाकस राय है, बड़े अदब के साथ सुप्रीम कोर्ट का मामला है, वो हम अदब के साथ ये कहेंगे कि जो एडवाइजरी रिमार्क्स जो होते हैं उस पर बाइंडिंग नहीं होती, क्योंकि वो आइन में तरमीम तो करने के उनके पास पावर ही नहीं है कि जी आप आइन में कह दें नाहिल करार दे दें, परमानेंट नाहिल दे दें, इनको ताहियात नाहिल करार दे दें। नाहिल तो इलेक्शन कमीशन करेगा ना, इसके बाद वो भी नाहिल होने के बाद दोबारा भी इंतखाब लड़ सकता है। तो वो उसमें सबसे बड़ी अहम बात यह है कि स्पीकर को अपनी असेंबली जो देखेगा और इतना एक ऑर्डर जारी करेंगे, वो अच्छी राय देंगे, वो कहेंगे आप कानून साजी कर लें। इसकी मिसाल मैं ये देता हूँ कि जब सेनेट का इलेक्शन हुआ था तो आपको याद होगा कि प्राइम मिनिस्टर साहब बड़े नाराज हुए थे, और जिस वक्त उन्होंने सुप्रीम कोर्ट ने रूलिंग नहीं दी थी, रूलिंग में लफ्ज होता है, उन्होंने अपने एडवाइजरी रिमार्क्स दिए थे कि इलेक्शन कमीशन जो है ये इसकी हॉर्स ट्रेडिंग के बारे में कोई रास्ता निकाले, वे आउट निकाले, लेकिन आर्टिकल 226 को मद्देनजर रखें। सही। आर्टिकल 226 में लिखा हुआ है कि सेनेट का इलेक्शन जो है वो सीक्रेट बैलेटिंग के जरिए होगा। उनका साथ ये भी कह दिया आर्टिकल 226 को मद्देनजर रखे, लेकिन बहरहाल इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान को ऐसा कोई ट्रेसेबल रास्ता को निकाल ले तो ताकि कोई रास्ता जो है हाउस ना हो सके। इलेक्शन कमीशन ने एक कमेटी मुकर्रर कर दी और उसमें कहा जी हम ठीक है कानून साजी करवाएंगे। बाद में इलेक्शन कमीशन ने कहा जी आप आज पर आर्टिकल 226 में कानून साजी कर लें, वो आज तक नहीं हो सकती। आप ये अब भी यही कहेंगे कि जनाब आपने अगर ताहयात नाहिल करार देना है किसी को, तो आप आइन में आर्टिकल 63A का जो सब सेक्शन 4 है उसमें तरमीम कर लें, तो बस तरमीम वो राय दे देंगे और बाकी एक एडवाइजरी रिमार्क्स भी देंगे, तो वो उनका फर्ज बनता है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने हालात को कंट्रोल भी करने हैं, देखना भी है। और अटॉर्नी जनरल साहब को जो बार बार कह रहे हैं वो भी यही कह रहे हैं कि जनाब किसी को नहीं रोका जाएगा, उनका वोट गिनती किया जाएगा, काउंट किया जाएगा,
तो आप हमारे तर्जमान साहब ये फरमा रहे हैं कि जो काउंट ही नहीं होना, तो बहरहाल वो तो उनकी अपनी एक नफ्सियाती हरबे होती है। ठीक है कमरुद्दीन शाह साहब, अगर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जो एडवाइजरी ओपिनियन है वो उस वक्त आती है जब नो कॉन्फिडेंस हो जाता है, अरकान हुकूमत के खिलाफ वोट कास्ट कर देते हैं, तो क्या एडवाइजरी आने के बाद जो वोट कास्ट हुआ होगा वो ज़ाइल हो जाएगा? अगर ज़ाइल हो जाएगा तो क्या उससे कोई रिजल्ट में फ़र्क नज़र आएगा या जो फैसला हो गया वो हतमी हो जाएगा? फिर वोट तो जाहिर नहीं होना है, वोट तो काउंट हो गया, वोट कैसे हो? तो किसी के पास इख्तियार नहीं है ना कि वोट को आप रिजेक्ट कर दें। ये तो आप सीक्रेट बैलेटिंग हो ना, सीक्रेट बैलेटिंग ये होता है कि जो वोट कास्ट होता है तो वो फिर बहाना बन जाता है, इसलिए मोहर गलत लगाई, निशान गलत लगाया तो वो वोट कर देते हैं रिजेक्ट। जैसे चेयरमैन सेनेट का इलेक्शन हुआ, 7 वोट रिजेक्ट कर दिए प्रिजाइडिंग ऑफिसर ने, तो ठीक है, उसी को वो अभी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में केस चल रहा है। अब ये मामला यही है, अगर सीक्रेट बैलेटिंग में कोई बैलेट पेपर पर कोई निशान के चक्कर में आके किसी का वोट रिजेक्ट करे वो कर सकते हैं, लेकिन तो ओपन बैलेटिंग है ना, ओपन बैलेटिंग उसे गैलरी में जाना है, एक लेफ्ट में एक साइड में, तो वहाँ रजिस्टर बना होगा, साइन करके और गैलरी में गुजर जाएगा, तो वोट तो खत्म, कास्ट हो गया। और अगर खुदा ने खास्ता, जैसे अल्लाह ताला का मर्जी है, उनकी अपनी हिकमत अमली है कि अगर प्राइम मिनिस्टर साहब के खिलाफ अगर ये तहरीक एतमाद कामयाब हो जाती है, तो जनाब मैं आपको बताऊं कि शाम के 7 बजे कैबिनेट सेक्रेटरी ने नोटिफिकेशन कर देना है कि हुकूमत खत्म, तहरीर हो गई, प्राइम मिनिस्टर फारग हो गए, वो तो कैबिनेट सेक्रेटरी ने ऑर्डर जारी अपना नोटिफिकेशन कर देना है शाम के 7 बजे। तो ये सारी चीजें जो है आइन में लिखी हुई है, कानून में लिखी है, रूल बिजनेस में लिखी हुई है, तो ये सारी अगर ये कामयाब नहीं होती तो फिर ठीक है, प्राइम मिनिस्टर साहब एंजॉय करें कि कामयाब नहीं हो गई। सही। कमरुद्दीन शाह साहब, 2 अहम सवाल मजीद हैं जो कि स्टेटमेंट से मुताल्लिक हैं। एक स्टेटमेंट है जो मुस्लिम लीग नून की तरफ से आया है, उनका यह ख्याल है कि ये सदारती रेफरेंस अदालत में जाना अदालत का वक्त ज़ाया करने के मुतरादिफ है। आप समझते हैं कि एक गाइडलाइन हमें मुस्तकबिल के लिए मिल जाएगी, चीज़ें आसान हो जाएंगी, या वाकई अदालत के वक्त का ज़ाया आएगी? ये बात किसी हद तक दुरुस्त है, वो इसलिए कि पहली बात यह है कि कल बहुत बड़ी अहम जो डिबेट में हिस्सा लेगा वो रज़ा रब्बानी लेगा। रज़ा रब्बानी हमारी कॉन्स्टिट्यूशन के बानियों में से हैं, जब तैयार किया था 73 कॉन्स्टिट्यूशन, ये बानियों में से हैं, और ऐनी इस्लाहात के वो चेयरमैन में थे, उन्होंने इस पर तहफ़्फ़ुज़ का इज़हार किया। और सबसे बड़ी तहफ़्फ़ुज़ ये बनता है कि हमें समझ में भी नहीं आई कि हमें तो कि सैटरडे को ठीक है, और जो सिंध हाउस पे हमला हुआ था, बच्चों ने कर दिया था जो भी किया, तो उसके ऊपर उन्होंने जो एक्शन लिया, तो उन्होंने अटॉर्नी जनरल को कहा, आला अदालत के मौजूद जजों ने, कि हमें पता चला है कि हुकूमत सदारती रेफरेंस भिजवा रही है जी। तो अच्छा, सदारती रेफरेंस जमा करा दें संडे को, तो मंडे को हमें इसकी कार्रवाई कर लेते हैं। उस पर जस्टिस फायद ईसा ने जो एतराज किया है वो यही किया है कि जनाब अभी तो रेफरेंस आया ही नहीं था, अभी तो सदारती रेफरेंस आया ही नहीं था, आपने पहले अंदिया दिया और पहले बेंच पर मुकर्रर कर दिया। इसका कल जवाब देगा रज़ा रब्बानी, तो रज़ा रब्बानी का स्टेटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट होगा। तो मुझे तो नजर आ रहा है कि फिर ये सारा बेंच ही आगे पीछे ना हो जाए, क्योंकि रज़ा रब्बानी बहुत दलाइल के साथ बात करेंगे। ठीक है, ठीक है। एक आखिरी सवाल कमरुद्दीन शाह साहब, मुझे ये बताएगा, जो गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल साहब की हमें स्टेटमेंट्स चंद दिन पहले भी सुनने में मिली, और गवर्नर आज की बातें आप भी यकीनन जानते हैं कि जिसके हवाले से बातचीत हो रही है, कानून में इसका तरीक़ेकार क्या है? क्या एक सदारती ऑर्डिनेंस के जरिए किसी भी जगह गवर्नर राज को लागू किया जा सकता है, या कानून कुछ और कहता है? इसमें जो हमारा आर्टिकल 232 है और आइन का आर्टिकल 91 है, सब सेक्शन 7 भी है उसके आगे, उस पर होता है कि ये 18वीं अमेंडमेंट के बाद ये जो गवर्नर राज नाफज करने के इख्तियार जो है वो महदूद हो गए हैं। ये गवर्नर के पास इख्तियार नहीं है, ये कुछ सूबाई असम्बली सिंध की तरफ से एक रिक्वेजिशन जाती है वफाकी हुकूमत को कि जनाब हमारे हालात खराब हो गए, आप गवर्नर राज नाफज करते हैं। तो आज खुद प्रेसिडेंट पाकिस्तान या गवर्नर साहब जो हैं इमरान इस्माइल साहब, समझ नहीं आई, तो आइन और कानून को किस अंदाज से देखा पड़ा है, वो गवर्नर राज नाफिज नहीं कर सकते। वो उनके मेरे ख्याल में, मैं आपकी वसात से कह देता हूँ, उनकी याददाश्त के लिए कहता हूँ, उनके शायद उनके ज़हन पे ये बात आ रही है कि फरवरी 28 फरवरी जो 28 फरवरी हुआ था, 28 फरवरी 2008 में, 28 फरवरी 2009 में, 28 फरवरी 2009 में गवर्नर पंजाब ने, सलेमान तासीर ने पंजाब में गवर्नर जो है नाफज किया था। तो मैं इमरान इस्माइल साहब से कहता हूँ जनाब, वो 18वीं अमेंडमेंट से पहले की बात थी।
18वीं अमेंडमेंट हुई है 10 अप्रैल 2010 को, और वो जो पंजाब के गवर्नर ने सलमान तासीर ने जो इमरजेंसी लगाई थी वो लगाई थी 28 फरवरी 2009 को। उस टाइम उनके पास इख्तियार थे, अब इख्तियार नहीं। सही है, ठीक है, बेहद शुक्रिया, थैंक यू सो मच। कंवर दिल शाह साहब साबिक सेक्शन कमिश्नर हमारे साथ मौजूद है। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए, अपना बहुत सा ख्याल रखिए, खुदा हाफिज़।